गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में हम आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, चैप्टर 12, जिसमें हम पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत। बच्चों, हम इस चैप्टर में ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार से हम देखते हैं जल के स्रोत समुद्र, कुआं, तालाब होते हैं, है ना, तो बड़े बड़े झील वगैरह होते हैं, समुद्र होते हैं। उसी प्रकार से ऊर्जा के भी स्रोत होते हैं बच्चों। सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य। सूर्य हमारा ऊर्जा का स्रोत है और प्राकृतिक स्रोत है। इसी प्रकार से हम ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे, जैसे कि ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा। विभिन्न प्रकार के ऊर्जा एवं उनके स्रोतों के बारे में जानेंगे बच्चों। तो आइए देखते हैं 12.1 में ऊर्जा। हमें अपने शारीरिक कार्यों जैसे चलने, दौड़ने, वस्तुओं को उठाने, हटाने आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हमें अपने शारीरिक कार्य, जैसे हम चलते हैं तो ये हमारे शारीरिक कार्य है। हम दौड़ते हैं, ये भी हमारे शारीरिक कार्य हैं। यदि हम किसी वस्तु को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह हटाते हैं, तो ये सभी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होती है तो हम किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, तो इन सभी कार्य करने के लिए बल की आवश्यकता होती है बच्चों। हमारे शरीर में बल लगाने पड़ते हैं। किसी भी सामान को उठा के दूसरी जगह ले जाने के लिए बल की आवश्यकता होती है। तो बल हमें कहाँ से मिलती है? एनर्जी से मिलती है। इसलिए हम जब भोजन करते हैं बच्चों तो हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी से ही हम ये सारे कार्य कंप्लीट कर पाते हैं, शारीरिक कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, हमने पिछली कक्षाओं में ऊर्जा के विभिन्न रूपों जैसे रासायनिक, विद्युत, ध्वनि, प्रकाश तथा ऊष्मीय ऊर्जा आदि के बारे में अध्ययन किया है। हम जानते हैं कि एक प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण दूसरे प्रकार की ऊर्जा में हो सकता है। तो बच्चों, हम पिछली कक्षाओं में ये भी पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। सिर्फ ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं बच्चों कि किस प्रकार से रासायनिक, विद्युत, ध्वनि, प्रकाश तथा ऊष्मीय ऊर्जा है, ये सभी ऊर्जा हैं और इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और इन ऊर्जाओं को एक रूप से दूसरे रूप में किस प्रकार से रूपांतरित किया जाता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो देखिए बच्चों, हमारे द्वारा उपयुक्त ऊर्जाओं का उपयोग दैनिक जीवन में जिन कार्यों में किया जाता है उनकी सूची कॉपी में बनाइए। तो हमारे द्वारा कौन कौन से ऊर्जाओं का उपयोग किया जाता है बच्चों हमारे दैनिक जीवन में, है ना, और जिन कार्यों को लिया जाता है उन ऊर्जा के द्वारा हम जो कार्य लेते हैं उनकी सूची हमें अपनी कॉपी में आप लोगों को अपनी कॉपी में बनाना है। ठीक है, और बनाकर आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे बच्चों। ठीक है, ये सूची आप लोग ज़रूर बनाएंगे, ऊर्जाओं का नाम लिखेंगे और उन ऊर्जाओं के द्वारा आप कौन से कार्य करते हैं उनके बारे में लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग जानते हैं बच्चों, है ना, गुलेल होता है या फिर विद्युत प्रेस होता है ना, या फिर जो विद्युत जल संयंत्र होता है बच्चों, उन सभी से आप कौन सा कार्य करते हैं, है ना, या वो कौन से ऊर्जा से कौन से ऊर्जा में रूपांतरण होते हैं, इन सभी को आप लोग लिखकर अपने कॉपी में बताएंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे द्वारा उपयोग की जा रही है एक प्रमुख ऊर्जा विद्युत ऊर्जा है ना। हमारे द्वारा यानी कि हमारे दैनिक जीवन में बच्चों हमारे द्वारा उपयोग की जा रही है एक प्रमुख ऊर्जा। वो कौन सा ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? बच्चों, क्या आप सभी ये जानने का प्रयास किया है कि विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर उसे किस प्रकार वितरण केंद्रों से दूर दूर तक पहुँचाया जाता है?
तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जो विद्युत ऊर्जा है ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है और विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करके, है ना, किस प्रकार से वितरण किया जाता है। वितरण मतलब कि ये विद्युत ऊर्जाओं को बांटा जाता है ना, हर केंद्रों से दूर दूर तक पहुँचाया जाता है किस प्रकार से। तो आइए कुछ क्रियाकलापों द्वारा देखें कि विद्युत ऊर्जा कहाँ कहाँ से प्राप्त की जा सकती है। तो आइए देखते हैं बच्चों, विद्युत ऊर्जा कहाँ कहाँ से प्राप्त की जाती है। सबसे पहले देखते हैं 12.2 जल विद्युत ऊर्जा। तो हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, जल के बारे में, जल विद्युत ऊर्जा के बारे में, ठीक है। क्रियाकलाप 1 में हम देखते हैं आवश्यक सामग्री। एक माचिस की खाली डिबिया लेंगे। आप सभी जानते हैं माचिस की खाली डिबिया, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम में भी आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से ये माचिस की खाली डिबिया है। प्लास्टिक के छोटे छोटे 4 चम्मच लेंगे। एक खाली रिफिल लेंगे, ठीक है। आपके जो पेन के ये इसमें जो ये रिफिल है, ठीक है, इसे लेना है। ये वाली जो रिफिल होती है बच्चों, इसको ले सकते हैं आप लोग। तो माचिस की डिबिया के आड़े भाग में चारों फलकों पर खांचे बनाइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से चारों ओर खांचे बनाए हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार से खांचे बनाने हैं, ठीक है, डिबिया के आड़े भाग में, ये वाले आड़े आड़े भाग वाले में यहाँ पर, ठीक है। इन आड़े भाग में हमें 4 खांचे बनाने हैं और इस खांचों पे क्या करना है, 4 फलकों पर खांचे बनाकर इनमें चम्मचों को चित्र 12.1 क के अनुसार फंसा दीजिए। तो इस प्रकार से क के अनुसार हमें फंसा देना है ना। यानी कि ये कैसा था बच्चों, एक ही चम्मच है मगर इसमें जो खांचा बना हुआ है तो इसको घुसा दिया गया है, ठीक है। इधर भी घुसा दिया गया है तो दोनों तरफ ये चम्मच क्या है, अटक गया है। तो देखिए, डिबिया के बीच के भाग में एक छेद कीजिए, है ना, बीच में यहाँ पर एक छेद किया गया है, ठीक है। और तथा आर पार एक रिफिल लगा दीजिए। तो इसमें छेद करने के बाद आर पार रिफिल लगा हुआ है, देख रहे हैं। इसे चित्र 12.1 ख की तरह पानी की धार के नीचे रखिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ नल को लिया गया है फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। और धार के नीचे इस प्लेट को जो ये चम्मच है लगी हुई है, इसे धार के मार्ग में रखना है, जहाँ से पानी गिर रही है उसी मार्ग पे इसे रखना है। तो देखिए, पानी की धार चम्मच पर पड़ने पर क्या होता है, जब ये धार चम्मच पर पड़ता है तो क्या होता है, कुछ ऐसे ही व्यवस्था बांधों में की जाती है। बांधों में मतलब कि बड़े बड़े जहाँ नदी तालाब नदी होते हैं बच्चों, वहाँ पर क्या किया जाता है, या झील के पानी होते हैं उसको इकट्ठा किया जाता है, यानी कि बांध कर एकत्रित किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ बांधों में की जाती है कुछ ऐसी व्यवस्था बच्चों, जहाँ एकत्रित जल को तेज़ी से बहाया जाता है, जिससे जल मार्ग में लगी टरबाइनें घूमने लगती हैं। तो इसी प्रकार के टरबाइन होती हैं बच्चों, ठीक है। तो उन टरबाइनों में भी इसी प्रकार से क्या होते हैं, ब्लेड होते हैं, पतले पतले होते हैं, ठीक है। और इन्हें भी जो जल को बांध बनाया गया है वहाँ से किसी एक जगह से बहाया जाता है बहुत तेज़ी गति से, और उसी मार्ग में टरबाइन को रख दिया जाता है। और इसी प्रकार से वो टरबाइन जब गिरने लगती हैं उस प्लेट पर तो वो घूमने लगती हैं, जिससे कि विद्युत जनरेटर द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो आइए देखते हैं, जिससे जल मार्ग में लगी टरबाइनें घूमने लगती हैं। ये टरबाइन एक सॉफ्ट की सहायता से जनित्रों से जुड़ी होती हैं, जिनके द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। चित्र 12.2 में इस व्यवस्था को दिखाया गया है ना। तो आइए चित्र हम 12.2 देखते हैं कि किस प्रकार से मार्ग में टरबाइनें रखते हैं तो घूमने लगती हैं। आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर आप लोग डायग्राम देख रहे हैं जल विद्युत उत्पादन, है ना, कि किस प्रकार से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर जलाशय यानी कि बांध बनाया गया है और यहाँ से बहने के लिए दिया जा रहा है जल को बहुत तेज़ी गति से। और यहाँ पर जल मार्ग में टरबाइनें लगी हुई हैं कि किस प्रकार से ये ब्लेड पर पड़ती हैं तो ये घूमने लग जाती हैं तेज़ धार की वजह से, ठीक है। तेज़ धारा बहती है तो किस प्रकार से ये घूमने लगती हैं ये सॉफ्ट, और इससे ये सॉफ्ट जनरेटर भी जुड़ी होती हैं इन टरबाइनों से,
है ना। तो इस प्रकार से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है बच्चों, विद्युत का उत्पादन किया जाता है, यानी कि जल से विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है ना। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इसमें भी जल क्या है, ये भी जल एक ऊर्जा है और किस प्रकार से ये दूसरे ऊर्जा के रूप में रूपांतरित किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ में जल विद्युत उत्पादन हेतु हसदेव बांगो तथा गंगरेल बांध परियोजना क्रियाशील है। तो हम छत्तीसगढ़ में बच्चों आप लोग ये नाम सुने होंगे, ये दो बांध का नाम है बच्चों, हसदेव बांगो और गंगरेल बांध। ये परियोजना क्रियाशील है, अभी भी ये परियोजना क्रियाशील है। तो आइए देखते हैं 12.3 में हम ज्वारीय ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आप सभी सुने होंगे बच्चों समुद्रों में ज्वार और भाटा, ये आप लोग सुने होंगे है ना, कि किस प्रकार से ज्वार और भाटा की क्रिया होती है ना, और ज्वार भाटा के कारण ही हमारा ये जो टरबाइन है ये घूमने लगता है। तो देखते हैं आइए, गतिशील जल में निहित ऊर्जा के उपयोग का एक और उदाहरण सागरों में आने वाले ज्वार तथा भाटा द्वारा विद्युत उत्पादन है। तो बच्चों आप लोग ज्वार और भाटा के बारे में जानते हैं। गतिशील जल में निहित है ना, जो गतिशील होता है उस गतिशील जल में निहित ऊर्जा के उपयोग का एक और उदाहरण सागरों में आने वाले ज्वार तथा भाटा द्वारा विद्युत उत्पादन है। तो आप सभी जानते हैं समुद्र में ज्वार भाटा किस प्रकार से आते हैं, है ना बच्चों। इस प्रकार से जब लहरें ऊपर उठती हैं, है ना, इस प्रकार से जब लहरें ऊपर उठती हैं तो इसे ज्वार कहा जाता है, इसे ज्वार कहा जाता है। ठीक है, और जब ये लहरें ऊपर से उठने के बाद फिर से नीचे जाती हैं तो इसे भाटा कहा जाता है। फिर से ये ऊपर उठेंगी और नीचे, इस प्रकार से ऊपर नीचे ये लहरें उठती हैं, यही समुद्र में उठती हैं बच्चों, और इसे ही ज्वार और भाटा कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा बच्चों। इसी प्रकार से ज्वार और भाटा के द्वारा जो विद्युत उत्पादन है बच्चों, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके लिए खाड़ी के मुहानों पर बांध बनाया जाता है। ज्वार के दौरान जल स्तर के बढ़ने से बहता हुआ जल बांध के अंदर आता है तथा अंदर आने वाले मार्ग में लगी टरबाइनें घूमती है। चित्र 12.3 का क में देखेंगे बच्चों, यहाँ पर है ना, ये डायग्राम आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर 12.3 में क नंबर पे हम देखें, क और ख नंबर पे देखते हैं। तो क नंबर सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार से क नंबर में ज्वार के समय क्या होता है, लहरें ऊपर से उठती हुई आती हैं, है ना, ऊपर से उठती हुई आती हैं तो ये टरबाइनें किस प्रकार से घूमने लगती हैं। और इसी तरह जब जल स्तर गिरता है ना, यानी कि जल स्तर नीचे गिरता है बच्चों, तो तब भाटा के कारण बांध में भरा हुआ पानी बाहर निकलता है ना। तो बांध में जो भरा हुआ पानी होता है वो क्या होता है, बाहर निकलता है, किसके कारण, भाटा के कारण। और आप जानते हैं जो ऊपर जो लहरें ऊपर से उठती हुई आती हैं इन्हें ज्वार कहते हैं, और नीचे जब जाती हैं उन्हें हम भाटा कहते हैं। ठीक है, तो भाटा के कारण बांध में भरा हुआ पानी बाहर निकलता है और पुनः टरबाइनें घूमने लगती हैं। तो इसी प्रकार से टरबाइनें घूमती हैं बच्चों। ठीक है, तो ये पानी ऊपर से आ रही हैं, फिर उसके बाद ये नीचे जाती हैं, फिर ऊपर आती हैं, फिर नीचे, तो ये घूमते रहती हैं इसी प्रकार से। जैसे कि ये नीचे आ रही है, नीचे से फिर पानी क्या होगा, ऊपर की ओर स्तर बढ़ेगा, फिर ऊपर से नीचे की ओर स्तर घटेगा। तो इसी प्रकार से ये पानी बार बार इसी वजह से ये टरबाइनें घूमते रहती हैं, है ना। ये टरबाइनें जनित्र से जुड़ी होती हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो टरबाइन है ये जनित्र से यानी कि जनरेटर से जुड़ी हुई है, जिनके द्वारा विद्युत उत्पादन होता है। यहाँ विद्युत ऊर्जा का स्रोत ज्वारीय ऊर्जा है। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, जो ये टरबाइनें हैं जनित्र से जो जुड़े हुए हैं, है ना, जिनके द्वारा विद्युत उत्पादन होता है। तो इस जनरेटर के द्वारा ही विद्युत का उत्पादन होता है बच्चों। और यहाँ विद्युत ऊर्जा का स्रोत कौन है, ज्वारीय ऊर्जा है ना। यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा यानी कि जो ज्वार भाटा हम पढ़ रहे हैं तो यही ज्वारीय स्रोत है ऊर्जा का। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के क्षेत्रों को खोजा जा चुका है। ये क्षेत्र गुजरात में कच्छ की खाड़ी एवं पश्चिम बंगाल की पूर्वी समुद्र तटीय स्थान
है। तो बच्चों हम भारत में यदि हम भारत में देखें तो जो ज्वारीय ऊर्जा के क्षेत्रों को हम खोज चुके हैं, यानी कि खोजा जा चुका है। ठीक है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा के क्षेत्रों को खोजा जा चुका है। ये क्षेत्र कहाँ पाया जाता है बच्चों? गुजरात में, है ना। और गुजरात में कहाँ पर? कच्छ की खाड़ी एवं पश्चिम बंगाल के पूर्वी समुद्र तटीय स्थान है जहाँ पर ज्वारीय क्षेत्र है बच्चों। तो इन स्रोतों को खोजा जा चुका है। अब हम देखते हैं 12.4 पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के मतलब आप लोग ये जान चुके होंगे बच्चों कि पवन ऊर्जा किसे कहा जाता है। पवन मतलब कि हवा, वायु, ठीक है। और ये भी क्या है? ऊर्जा है। तो आपने तेज बहती हवा में कागजों पत्तों को उड़ते देखा होगा। बहुत तेज हवा होती है बच्चों तो कागज भी उड़ने लगते हैं, पत्ते भी उड़ने लगते हैं, हम देख चुके हैं। क्या तेज बहती हवा से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है? आइए इसे क्रियाकलाप द्वारा जानें। तो जैसे बच्चों पवन ऊर्जा है तो इसके द्वारा क्या ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है? तो आइए देखते हैं पवन ऊर्जा से क्या ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। क्रियाकलाप 2 देखते हैं। क्रियाकलाप 2 में हम आवश्यक सामग्री में कागज लेते हैं, पिन लेते हैं, स्ट्रॉ या लकड़ी लेते हैं। बच्चों आप स्ट्रॉ के बारे में जानते हैं, जो कोका कोला वगैरह पीते हैं, है ना, फ्रूटी वगैरह पीते हैं तो उसके लिए फ्रूटी पीने के लिए एक नली के आकार की पाइप आती है जिसे स्ट्रॉ कहते हैं, है ना। तो आप कागज, पिन, स्ट्रॉ या फिर लकड़ी ले सकते हैं। एक वर्गाकार कागज को कोनों से विकर्ण से मोड़ लें, है ना। कोनों से हमें मोड़ना है और कागज पर चित्र 12.4 के अनुसार मोड़ के निशान दिखाई देंगे। बच्चों आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से वर्गाकार यानी कि उसकी चौड़ाई, लंबाई सभी एक बराबर होती है बच्चों, जिसे हम वर्गाकार कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्गाकार कागज़ लेंगे हम और इसे किस प्रकार से हम कोनों में मोड़ेंगे। तो देखिए कोनों में जब हम मोड़ते हैं तो इस प्रकार से निशान आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब निशान आती हैं तो देखिए मोड़ के निशानों को आधी लंबाई तक काट लें, है ना। मोड़ के निशान को हम क्या करेंगे? आधी लंबाई तक हमें काट लेना है। यहाँ पर कैंची है देखिए, और किस प्रकार से हमें काटना है। देखिए मोड़ के निशान को इस प्रकार से आधी आधी काटना है, यानी कि इधर से भी आधी काटना है, इधर से भी आधी काटना है, इधर से आधी, इधर से आधी, इधर से आधी और इधर से जो निशान है उसको आधी काटना है। और काटने के बाद इस प्रकार से बनाना है बच्चों, आप लोग देख रहे हैं। तो देखिए प्रत्येक भाग के एक सिरे को मोड़कर केंद्र में चिपका दीजिए। एक सिरे को मोड़कर यहाँ केंद्र, जो इसके बीच वाले भाग हैं, केंद्र भाग हैं, यहाँ पर मोड़ते जाएंगे और चिपकाते जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो मोड़कर केंद्र में चिपका दीजिए। यह चित्र 12.4 ग की तरह दिखाई देगा। इस प्रकार से दिखाई देगा ग के अनुसार। यह चित्र देखिए केंद्र में आलपिन की सहायता से छेद कर चक्री को किसी स्ट्रॉ या लकड़ी में स्थिर कर लें। तो स्ट्रॉ को इसमें डाल सकते हैं या फिर किसी लकड़ी को आप लोग डाल सकते हैं। इसमें छेद करेंगे और छेद करने के बाद इसमें स्थिर कर देंगे लकड़ी या फिर स्ट्रॉ को। और चक्री को तेज लेकर तेज दौड़िए। जब तेज दौड़ते हैं या चक्री को खिड़की से आती हवा की दिशा में रखिए। आपने क्या देखा? तो देखिए बच्चों, बहती हुई हवा भी ऊर्जा का एक रूप है जिसे पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन के बहने की दिशा तथा गति प्रत्येक स्थान पर बदलती रहती है, फिर भी कुछ स्थानों पर दिशा तथा गति लगभग नियत रहती है। इन स्थानों पर बड़ी बड़ी चरखियाँ, विंड मिल जिसे कहा जाता है बच्चों, जिन्हें टरबाइन कहते हैं, लगाई जाती है तथा इनसे जुड़ी जनित्र से विद्युत उत्पादन होता है। वह स्थान जहां इन बड़ी बड़ी चरखियों को स्थापित किया जाता है विंड फार्म कहलाता है। चित्र 12.5 में हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पर दी गई है 12.5 डायग्राम में। यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी, यहाँ पर देख रहे हैं आप किस प्रकार से बड़ी बड़ी विंड लगाए हुए यानी कि टरबाइन लगाए हुए हैं, है ना। और इससे विद्युत उत्पन्न की जाती है, इसे विंड फार्म कहते हैं बच्चों। भारत में गुजरात, राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, समुद्र तटीय क्षेत्र, दक्षिण तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के द्वीप एवं कर्नाटक के कुछ भाग पवन ऊर्जा के लिए उपयुक्त पाए गए हैं। तो ये जो जगह का नाम है बच्चों, यहाँ पर पाए गए हैं उपयुक्त जो पवन ऊर्जा पाए गए हैं बच्चों,
कक्षा में चर्चा करें कि ये स्थान ही पवन चक्की यानी कि विंड फार्म के लिए क्यों उपयुक्त पाए गए हैं। तो कक्षा में इसे चर्चा करें बच्चों। आप लोग चर्चा कर सकते हैं। आप लोग ये भी पता कर सकते हैं कि किस प्रकार से पवन चक्की इस जगह पर विद्युत उत्पादन पवन चक्की के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है। 12.5 में अब हम देखते हैं बच्चों तापीय ऊर्जा। क्या आपने भाप चलित रेल इंजनों के बारे में सुना है ना। तो आप लोग देखें बच्चों, जो ट्रेन होती है इंजनों के बारे में, भाप के द्वारा चलती थी ट्रेन, है ना। तो रेल इंजनों के बारे में सुना है। आपने घरों में खाना पकाते समय या पानी गर्म करते समय बर्तनों से भाप निकलते हुए भी देखा होगा। तो बच्चों हम देखें भाप निकलते हुए, पानी को जब गर्म करते हैं तो कैसे वाष्पित होती है, भाप निकलती है। इसी प्रकार से जो भाप चलित रेल होती है इंजनों के बारे में भी हम सुने हैं। क्या भाप ऊर्जा का साधन हो सकती है। आइए एक क्रियाकलाप करें। तो क्रियाकलाप 3 के द्वारा हम देखेंगे बच्चों की भाप ऊर्जा का साधन हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो आवश्यक सामग्री में हम क्रियाकलाप 1 के अंतर्गत बनाई गई चक्री, चाय की केतली, पानी गर्म करने के लिए स्टोव लिए हैं, है ना। तो ये चक्री जो बनाए हुए थे बच्चों उसे लिए हैं, ठीक है। और क्या लिए हैं, ये चाय की केतली लिए हैं और स्टोव लिए हैं, ठीक है। चाय की केतली में पानी भरकर उसे गर्म करें, ढक्कन लगा रहने दें, है ना। इसे गर्म कर रहे हैं और ढक्कन लगा हुआ है इसमें। तो देखिए कुछ समय बाद टोंटी से भाप निकलना प्रारंभ हो जाता है। जब इसके ढक्कन को हम बंद कर देते हैं तो यहाँ पर जो थोड़ी सी जगह होती है ना, तो यहाँ से इस टोटी से भाप निकलना प्रारंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। निकलती हुई भाप के सामने चित्र 12.6 की तरह चक्री के पंखों को रखिए। आपने क्या देखा जब इस चक्री के पंखों को रखते हैं बच्चों, तो देखिए इसी तरह विशेष संयंत्रों जिन्हें बॉयलर कहते हैं में कोयले को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। तो यहाँ पर ये चक्री क्या होती है बच्चों, ये घूमने लग जाती है ना, क्योंकि यहाँ से भाप निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए जिससे पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती है। इस भाप की शक्ति से टरबाइन को घुमाकर जनित्र के उपयोग से विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं हम बच्चों के विद्युत उत्पादन, जो विद्युत का उत्पादन है वो कौन कौन से ऊर्जा स्रोतों से किया जा रहा है, ऊर्जा से किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख चुके अभी तापीय ऊर्जा पढ़ रहे हैं। तापीय ऊर्जा से भी विद्युत यानी कि उसके भाप से भी टरबाइन को घुमाकर जनित्र के उपयोग से विद्युत उत्पादन किया जाता है। इससे पहले हम ज्वारीय ऊर्जा के बारे में पढ़े जिससे विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है, और पवन ऊर्जा के बारे में पढ़े, पवन ऊर्जा से भी विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। तो देखिए चित्र 12.7 यह स्थान ताप विद्युत गृह कहलाता है। हमारे छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में ताप विद्युत गृह है। यहाँ पर आप लोग डायग्राम देख रहे हैं बच्चों, ताप विद्युत गृह किस प्रकार से ये कोरबा में ताप विद्युत गृह पाया जाता है बच्चों, और इसे ताप गृह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इस स्थान पर अधिक तापमान अधिक बना होता है ना। और कोरबा जिले में यह ताप विद्युत गृह पाया जाता है। और आप सबको पता होना चाहिए बच्चों, जो विद्युत हमारे एरिया में पाया जा रहा है, हमारे एरिया में विद्युत हैं, जो लाइट्स जल रही हैं, ये सभी कहाँ से आए हैं, ये कोरबा से ही आया है बच्चों। कोरबा से विद्युत उत्पन्न किया गया है और सभी जगह वितरण किया गया है। अब देखते हैं बच्चों 12.6 नाभिकीय ऊर्जा। अब हम नाभिकीय ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक और स्रोत का विकास किया जा रहा है। हम जानते हैं कि परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। यहाँ परमाणु की अधिकांश ऊर्जा होती है। जब किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम को हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रक्रिया विखंडन कहलाती है तथा उत्पन्न ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, आप सभी जानते हैं परमाणुओं के बारे में, छोटे छोटे परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, है ना। और
जो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं बच्चों, बहुत छोटे छोटे कणों को ही परमाणु बोला जाता है और दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। ठीक है, तो परमाणु देखिए बच्चों, जो यूरेनियम होता है तो हल्के नाभिकों में इसे तोड़ा जाता है। तो जब इन्हें तोड़ा जाता है तो ये अलग अलग भाग में टूटते हैं, जिसे हम विखंडन भी कहते हैं। ये टूटने की क्रिया को विखंडन भी ये कहलाती है। तो जब तोड़ा जाता है बच्चों तो इनमें क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि ऊर्जा निकलती है तोड़ने पर। तो तथा उत्पन्न ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है बच्चों, जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है इसे ही नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। यह नाभिकीय ऊर्जा विशेष संयंत्रों में उत्पन्न की जाती है, जिन्हें नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। यहाँ नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, जो संयंत्र होते हैं बच्चों, इसमें नाभिकीय ऊर्जा विशेष संयंत्र में उत्पन्न की जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो ऊर्जा है उत्पन्न किया जाता है और इन ऊर्जाओं को फिर क्या किया जाता है बच्चों, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, जो नाभिकीय रिएक्टर है इन्हें विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और हमारे देश में नाभिकीय रिएक्टर तारापुर, कल्पक्कम और कोटा तथा नरोरा में कार्य कर रहे हैं। तो आप लोग कोटा, ये तारापुर ये सुन चुके होंगे, कल्पक्कम भी सुने होंगे, है ना। तो ये जो नाभिकीय रिएक्टर है बच्चों, इन जगहों पर कार्य कर रहे हैं। और मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर तारापुर है ना, जो तारापुर है ये कहाँ है, मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भारत का पूर्णतः स्वदेशी नाभिकीय रिएक्टर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि बांधों में विद्युत ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है। अभी अभी हम पढ़े बच्चों की बांधों के द्वारा विद्युत उत्पन्न कैसे की जाती है, विद्युत ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है। ज्वारीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ज्वारीय ऊर्जा के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। और नाभिकीय ऊर्जा भी हमने पढ़े, है ना, हम अभी जस्ट पढ़े नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं या क्या है। तो नाभिकीय ऊर्जा, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है बच्चों। ये होमवर्क आप लोग अपनी कॉपी में इसका आंसर लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हम 12.7 जीवाश्म ईंधन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।